हेलो 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 हेलो। बेटा आई एम ऑडिबल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आप अच्छे से देख पा रहे हो मुझे और सुन पा रहे हो तो एक बार दिल से आग लगा दो। कंटिन्यू करते हैं। न्यू चैप्टर है आज। ओके, बिल्कुल आज न्यू चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हम मान के चल रहे हैं एकदम क्लियर हो गया है, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। आप डीपीपी लगा लो उसकी। ठीक है, डीपीपी आपको मिल गए होंगे। इसके वीडियो सॉल्यूशन मैं धीरे धीरे अपलोड कराता जाऊंगा टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसका टेंशन मत करना क्योंकि डीपीपी क्वेश्चन आपके सारे हो जाएंगे आपसे, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करा दी है और सारे कंसेप्ट मैंने थ्योरी में ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन मैं टाइम के हिसाब से धीरे धीरे अपडेट करता रहूंगा। क्लियर है? बस आपको प्रैक्टिस करनी है डट के अच्छे से। जिन क्वेश्चंस पर डाउट आ रहा है उनको सर्किल बना लो। ठीक है, सॉल्यूशन के साथ सेकंड राउंड में आप रिवीजन भी कर लेना उसका। क्लियर है? बिल्कुल ओके। चलो, बैकलॉग किसी का अगर आ जाए तो 2.0 से उस बैकलॉग को कवर भी कर लेना। 2.0 में कंपेरेटिव 1.0 नंबर ऑफ लेक्चर थोड़े कम होंगे, कंटेंट उतना ही है, सेम कंटेंट है। ठीक है, तो थोड़ा सा बैकलॉग कवर करने में आपको हेल्प रहेगी। ओके, तो कंटिन्यू करें। ओके सर, ओके। तो ठीक है, आज हमारा एक मिनट एक मिनट, हाँ, आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसका कम से कम 2 क्वेश्चन का मिनिमम वेटेज है। मसल्स के स्ट्रक्चर से लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था, आपको पता है। ठीक है, एक मिनट चल क्यों नहीं रहा भाई। हाँ, मसल्स के स्ट्रक्चर से लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था, आपको पता है। ठीक है, और एक स्केलेटल सिस्टम से आया था। तो लोकोमोशन और मूवमेंट में 2 चीजें आती हैं, एक तो स्केलेटल सिस्टम आएगा और मसल्स वाला पूरा पार्ट आएगा। ठीक है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से विजुअलाइज फॉर्म में, ठीक है, इसमें एनिमेशन भी यूज करने वाले हैं इस पूरे पूरे चैप्टर में। ठीक है, और एक्चुअल में इसमें एनिमेशन के साथ रियल में भी कुछ होने वाला है। ठीक है, तो मतलब मजा आएगा, सीधी सी बात है। इस चैप्टर को हम 4 से 5, शायद 5 क्लासेस है, 5 क्लासेस में आपके ब्रेन की मेमोरी में परमानेंट, मतलब आप कंपैरिजन करना। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, याद रहेगा आपको। ठीक है, तो आज का टारगेट क्या है देख लो पहले तो। पहला टारगेट है हमारा आज, बहुत कंसेप्चुअल है, समझना। पहला टारगेट है हमारा लोकोमोशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, पहले जो पैरा में दे रखा है। और सेकंड हम पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर क्या है, क्लियर है? बिल्कुल, हाँ बेटा, बिल्कुल। तो बेसिक स्टार्टिंग में तो बिल्कुल एनसीईआरटी का पहला पैरा है, बहुत बेसिक बातें की है एनसीईआरटी ने, वो थोड़ी सी मैंने उसकी इंपॉर्टेंट लाइंस निकाल ली हैं जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, पहले मैंने लाइन में समझाने की कोशिश की है व्हाट इज लोकोमोशन, व्हाट इज लोकोमोशन। ठीक है, अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स में आपने डिस्प्लेसमेंट वाली बात समझी है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे मानो मेरी बॉडी है, ठीक है, मैं खुद बॉडी हूं, देख पा रहे हो कि मुझे, मेरी बॉडी यहां पर है इस समय। ठीक है, मेरी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां से यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्लियर? बिल्कुल, एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट करा कौन रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट मेरे खुद के बॉडी के मसल्स के कॉन्ट्रेक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो मसल्स में जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, समझ रहे हो ना मेरी बात, वो मूवमेंट है। मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, वो मूवमेंट है। जैसे मैं खड़ा हुआ हूं एक जगह, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? मूव कर रहा हूं, दिस इज अ मूवमेंट। ये क्या है बेटा? मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी। क्लियर? बिल्कुल, प्लांट भी धीरे धीरे क्या करते हैं? मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी। नहीं आया क्या? दिस इज अ मूवमेंट। एक जगह हूं अभी, एक ही जगह सिचुएटेड हूं, ठीक है, ओनली बॉडी के पार्ट्स क्या कर रहे हैं मेरे? मूव कर रहे हैं मेरे। देखो, अपर हैंड क्या कर रहा है? मूवमेंट। ठीक है, मेरी नेक क्या कर रही है? मूवमेंट। ठीक है, ये क्या हो रहा है? दिस आर मूवमेंट, ऑल आर मूवमेंट। ठीक है, बट अगर मेरी बॉडी डिस्प्लेसमेंट करती है, एक जगह से दूसरी जगह आ रही है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो इसको बोलते हैं लोकोमोशन। मेरी बॉडी में क्या हो रहा है? मेरी बॉडी में लोकोमोशन हो रहा है। अब लोकोमोशन किस वजह से हो रहा है? लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो वजह है वो मेरे मसल्स के अंदर मूवमेंट है। मसल्स में मूवमेंट है, यानी मसल्स मेरे मूव करेंगे तब मेरी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, और मेरी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन। इसी के बेस पर आप कह सकते हो जितने भी प्लांट्स होते हैं बेटा, मोस्टली, ठीक है, प्लांट्स ओनली और ओनली मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते। इसलिए लोकोमोशन जो फीचर है
वो किसका फीचर है? वो एनिमल्स का फीचर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेचर ने प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है, तो वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना खाना, अपना फूड, अपना भोजन खुद बना लेते हैं। उनको डिपेंडेंसी नहीं है। पर एनिमल तो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि एनिमल तो हेटेरोट्रॉफ है, तो उसको खाने के पीछे भागना पड़ता है, खाने के पीछे भागना पड़ता है, खाने, समझ रहे ना मेरी बात? तो इसीलिए वो लोकोमोशन करता है। पर एनिमल के लोकोमोशन किस पर डिपेंड होते हैं? एनिमल के लोकोमोशन मूवमेंट पर डिपेंड होते हैं। क्लियर? बिल्कुल। तो ध्यान रखना है आपको, मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं जरूरी नहीं वो लोकोमोशन ही करें, यानी ऑल मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होते, बट ऑल लोकोमोशन मूवमेंट पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? ऑल लोकोमोशन, जितने जितने भी लोकोमोशन मोशन की बात करता हूं, बॉडी में जितने भी लोकोमोशन हो रहे हैं, एनिमल्स लोकोमोशन करते हैं जिनमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मेरी बात समझ पा रहे होगे ना? जैसे मान लो ये एक ह्यूमन बॉडी है, मान लो ये ह्यूमन बॉडी यहां से मूव करके यहां पहुंच गई, ये क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। और जब भी डिस्प्लेसमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको बोलते हैं लोकोमोशन। ठीक है। और अगर ये बॉडी एक ही जगह खड़े खड़े सिर्फ अपने हाथ पैर हिला रही है, तो ये क्या है? ये क्या कर रही है? अपने हाथों को ऊपर नीचे कर रही है, मूवमेंट कर रही है, इसको बोलते हैं मूवमेंट। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस क्या होता है ये समझ में आया होगा, यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। व्हाट इज मूवमेंट एंड व्हाट इज लोकोमोशन? ठीक है। अगर मैं समझना मूवमेंट की बात करता हूं, तो मूवमेंट बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे सिलियरली मूवमेंट, समझ रहे हो? जैसे सूडोपोडिया का मूवमेंट, समझना मेरी बात, जैसे मस्कुलर मूवमेंट, समझ रहे हो? तो डिफरेंट मूवमेंट, जैसे स्पम की टेल का मूवमेंट। क्लियर? बिल्कुल। तो ये मूवमेंट लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेल में मूवमेंट होगा तो स्पम में लोकोमोशन होगा। क्लियर? बिल्कुल। सीलिया मूव करेंगे तो उनके अकॉर्डिंग फ्लूइड्स का, ठीक है, लोकोमोशन होगा। मूवमेंट लोकोमोशन डिसाइड करते हैं। ठीक है। आपके मसल्स में मूवमेंट होगा तो आपकी बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा, लोकोमोशन होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अगर मैं यही एनसीईआरटी की कुछ लाइंस की बात कर रहा हूं, मैं एनसीईआरटी की कुछ लाइंस, एनसीईआरटी क्या कह रही है? मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स जो हाइड्रा में होते हैं, ऑल्सो सो बाय मैनी ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर मूवमेंट आपने देखे होंगे। ह्यूमन बीइंग कैन मूव, हम अपने क्या क्या मूव कर सकते हैं? अपने लिम्स को मूव कर सकते हैं, अपने जॉ को मूव कर सकते हैं, अपनी आईलिड को मूव कर सकते हैं, अपनी टंग को भी मूव कर सकते हैं। टंग में मूवमेंट चल रहा है तभी तो साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, आप समझना, एटसेट्रा। सम ऑफ द मूवमेंट, कुछ सारे मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, सम ऑफ द मूवमेंट, ऑल मूवमेंट की बात नहीं की मैंने, सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट्स इन चेंज ऑफ प्लेस या लोकेशन, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो प्लेस या लोकेशन को चेंज कर दें, डिस्प्लेसमेंट कर दें। समझना मेरी बात? और ऐसे वॉलेंट्री मूवमेंट को हम लोकोमोशन बोलते हैं। ठीक है। सच वॉलेंट्री मूवमेंट जो आपकी इच्छा पर डिपेंड होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। तो पहले बहुत बेसिक बातें करा रहा हूं, बिल्कुल जीरो से उठा रहा हूं। मान के चलता हूं आपने कभी जाना ही नहीं है कि यार मूवमेंट लोकोमोशन होता क्या है। ठीक है, आपने पहली बार सुना है तो अब समझ में आ रहा होगा। मूवमेंट का मतलब है भाई टंग भी मूव कर रही है पर लोकोमोशन नहीं हो रहा, टंग निकल के बाहर नहीं जा रही, कहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, आपकी आईलिड भी मूव कर रही है, आपके लिम्स भी मूव कर रहे हैं, आपकी नेक भी मूव कर रही है। समझना मेरी बात? तो इसको बोलते हैं मूवमेंट। सिलिया में भी मूवमेंट होता है, फ्लैजलम में भी मूवमेंट होता है, प्रोटोजोआ में भी मूवमेंट होता है, हमारे मसल्स में भी मूवमेंट होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, पर सारे मूवमेंट लोकोमोशन या कैसे तो डिस्प्लेसमेंट या प्लेस के चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। बट कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, उसका एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे मूवमेंट को हम लोकोमोशन बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। इसलिए एक बार पूछा गया है, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ये क्वेश्चन आया है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑल मूवमेंट आर,
ठीक है, सॉरी ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, सारे लोकोमोशन मूवमेंट की वजह से ही होते हैं, और सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकते। क्लियर है बिल्कुल। तो लोकोमोशन की अगर बात की जाए तो लोकोमोशन एनिमल का फीचर है और मूवमेंट प्लांट का भी फीचर है। क्लियर है। तो प्लांट में ओनली मूवमेंट मिलता है, एनिमल्स के अंदर मूवमेंट एंड लोकोमोशन मिलता है। समझे? अरे मिल जाएंगे मेरे भाई, हैंड राइटिंग नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। पर ठीक है, हम तुम्हें दे देंगे यार, तुम खुद नहीं लिखोगे ना तो मजा नहीं आएगा। तुम खुद नहीं लिखोगे तो कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हें देंगे, हैंड राइटिंग नोट्स भी दे देंगे, ठीक है, कोई नहीं। हैंड राइटिंग नोट्स भी लो तुम यार, ठीक है। पर वो मिलेंगे वो उसी बच्चे के जो एमबीबीएस कर चुकी है, ठीक है। तो उसके नोट्स वो सेंड करेगी मुझे, तो मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। पर यार खुद लिखोगे ना यार तो बात अलग है, नहीं तो मैं तो अपने हैंड राइटिंग नोट्स दे रहा हूँ, ऑलरेडी अल्टीमेट नोट्स हैं यार, ठीक है। बिल्कुल वो चीजें मैंने ऐड की हैं इसके अंदर जो सारी एनसीईआरटी जहां से सीधा क्वेश्चन उठता है, उसने भी तो कॉपी तो की है इनको, ठीक है। बस ये हैंड राइटिंग नोट्स हो गए। क्लियर बिल्कुल। चलो कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि आप अपने नोट्स अपने हिसाब से बनाओगे यार, क्या चीज आपको कॉमनली आती है, कहाँ आपको कंफ्यूजन हो रहा है, उसको आप प्रॉपर डार्क करोगे, प्रॉपर तरीके से उसको मतलब अपने हिसाब से लिखोगे उसको, ठीक है। वो चीजें थोड़ी बेटर होती हैं, कोई नहीं। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन, अब जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बताया था आपको, अगर मैं ब्रीथिंग की बात करता हूं तो ब्रीथिंग ऑर्गन की बात करता हूं तो डिफरेंट टाइप के ब्रीथिंग ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के जो ब्रीथिंग ऑर्गन होते हैं उनमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उनके हैबिटेट के ऊपर, उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि मेथड ऑफ लोकोमोशन जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल वेरी, जो वेरी करता है विद देयर हैबिटेट, किस पर डिपेंड करता है, तो अपने उनके हैबिटेट पर डिपेंड करता है। सेम ऐसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अगर मैं मेथड ऑफ लोकोमोशन की बात करता हूं विच परफॉर्म बाय एनिमल, ये वेरी करता है विद देयर हैबिटेट एंड डिमांड ऑफ द सिचुएशन। किस पर डिपेंड कर रहा है, उनका हैबिटेट क्या है। भाई पानी में है तो पानी के अंदर सूडोपोडिया होंगे, फ्लैजिला होंगे, समझ रहे हो ना मेरी बात। इस टाइप के आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे जो लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। टेरेस्ट्रियल कंडीशन पर है, जैसे हमारे लिम्स हैं तो लिम्स में मूवमेंट हो रहा है तो उससे लोकोमोशन हो रहा है, ठीक है। या फिर उनकी डिमांड क्या है, ठीक है, उनको किसी एनिमल के पीछे भागना है तो कैसे भागना है, तो उस टाइप का इनका लोकोमोशन होगा, ठीक है। तो वही कहने वाले हैं कि कहना चाह रहे हैं एनसीईआरटी कि मेथड ऑफ लोकोमोशन का जो मेथड है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उनके हैबिटेट के ऊपर और डिमांड ऑफ सिचुएशन, उस सिचुएशन की डिमांड क्या है, जो भी सिचुएशन है, उसे इमरजेंसी है, कैसी भी सिचुएशन है, उसमें वो क्या डिमांड करता है नेचर, उसके हिसाब से उनका लोकोमोशन होगा। जैसे अभी आपका लोकोमोशन नॉर्मल टाइप से होगा, अगर भूकंप आ जाए तो आपका लोकोमोशन अलग टाइप से होगा, समझ रहे हो ना मेरी बात, दौड़ रहे होगे, भाग रहे होगे अलग टाइप से, समझ रहे हो। तो लोकोमोशन की अगर बात करते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो हैबिटेट, वो कॉमन बात है, और डिमांड ऑफ सिचुएशन, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एनसीईआरटी 3 टाइप के मूवमेंट की बात करती है। अब मैं वापस मूवमेंट पे आ रहा हूं, एनसीईआरटी का अगला पैरा, एक तो अमीबॉइडल मूवमेंट, एक सिलियरी मूवमेंट और एक मस्कुलर मूवमेंट जो आपके सिलेबस में है। ये 3 मूवमेंट आपके सिलेबस में, अमीबॉइडल, सिलियरी और मस्कुलर। जिसमें अमीबॉइडल में तो इतना बताया क्योंकि अमीबा के पास सूडोपोडिया होते हैं, सूडोपोडिया, समझ रहे हो ना, एक ऐसे प्रोजेक्शंस जो बनते हैं फिर बिगड़ जाते हैं, बनते हैं बिगड़ जाते हैं। अमीबा तो पढ़ा होगा ना, ठीक है। अगर अमीबा आपने पढ़ा हो तो अमीबा में कुछ इस तरीके से, मानो ये अमीबा ऐसा, ऐसे ऐसे, इधर सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया होते हैं इनके, ठीक है। ये बनते हैं फिर बनते हैं, फिर इसको धक्का धक्का इस तरीके से बनते हैं, बिगड़ते हैं इस तरीके से, इसको अमीबॉइडल मूवमेंट बोलते हैं। तो अमीबा के अंदर सूडोपोडिया होते हैं, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया। तो अमीबा अपने सूडोपोडिया के अंदर मूवमेंट करता है जिससे इसके अंदर लोकोमोशन होता है। क्लियर बिल्कुल, ठीक है। सीलियरली मूवमेंट, ठीक है, जहां जहां सीलिया होते हैं, जहां जहां सीलिया होते हैं तो सीलिया अपना मूवमेंट करते हैं, जिससे अगर ऑर्गेनिज्म में सीलिया है, जैसे पैरामीशियम सीलिया होते हैं उसके अंदर, फ्लैजिला भी होता है उसके अंदर, तो वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। क्लियर बिल्कुल। और मस्कुलर मूवमेंट तो आपको पढ़ना ही है पूरा डिटेल्ड में इस चैप्टर के अंदर,
तो मस्कुलर मूवमेंट को मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जो आपका मेन इस चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे बेटा मसल्स की, तो मसल्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग। समझो मेरी बात। तो सबसे पहले मसल्स की मैं बेसिक प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मसल्स की बेसिक प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो मसल्स याद हो, टिश्यू में मैं पढ़ाने वाला हूं आगे, ठीक है भाई। टाइप्स ऑफ टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो ये एक तरीके से स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं जिनका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन भी मीजोडर्मल होगा और मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन भी मीजोडर्मल होगा। मसल्स इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिसका ओरिजिन क्या होगा, मीजोडर्मल ओरिजिन, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला ध्यान रखना है भाई, नंबर ऑफ मसल्स की आपके पूछा जाए, ठीक है। नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं बॉडी के अंदर, तो लगभग 639 मसल्स होते हैं, फिक्स है। ऐसा नहीं है कि मैं जिम में जाना चालू कर दूंगा बस आज मेरे मसल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए, ठीक है। या कोई WWF का फाइटर आपके सामने आ जाए, वो कहे कि यार मेरे पास मसल्स ज्यादा हैं, एक सू का पहलवान आ जाए कि भाई इसके पास तो मसल्स है ही नहीं, ना बेटा। उस सूखे पहलवान के पास भी उतने ही मसल्स हैं जितना WWF के फाइटर के पास मसल्स हैं, समझ रहे हो। वो किसी से कम नहीं है, हल्के में मत ले लेना। नंबर ऑफ मसल्स उस फाइटर के पास जितने हैं ना, उतना उस सूखे पहलवान के पास भी है, ठीक है। जो ढांचा निकला हुआ है ना, हड्डियों का ढांचा, उसके पास भी उतने ही मसल्स हैं जितने उस सूखे पहलवान के पास है। समझे या नहीं समझे? हाँ, 639 मसल्स। अरे वाह, याद है। 317 पेयर्ड और 5 अनपेयर्ड। बहुत बढ़िया, तो पुराने बच्चे भी हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ध्यान रखना, नंबर ऑफ मसल्स 639, क्लियर है बिल्कुल? हाँ बेटा 639, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ 317 पेयर, बिल्कुल सही, 639। तो ये देखो नॉलेज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने बस इतना थोड़ा सा हिंट दिया है। तो नंबर ऑफ मसल्स पूछेगा तो आपको याद रखना है नंबर ऑफ मसल्स कितने होते हैं, 639। हाँ, थोड़ा सा मैं और इसमें बता देता हूं बच्चों को थोड़ा, क्योंकि मसल्स पहले हम डिटेल में पढ़ाते थे, अब इतना नहीं पढ़ाते क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको उड़ा दिया है सारा, ठीक है। पर बेसिक्स जो कई जगह पूछा जाता है, क्योंकि आप मेडिकल के स्टूडेंट हो गए, इनमें पूछेगा पेयर्ड कितने होते हैं और अनपेयर्ड कितने होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? 317, 317 और 5, ठीक है। बस ओनली फॉर नॉलेज, ओनली फॉर नॉलेज, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अब नीट में इस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये थोड़ा आप याद रख लो तो काम बन जाएगा। पहले था बहुत डिटेल में आपके सब मसल्स, टाइप्स ऑफ मसल्स भी पढ़ाते थे हम लोग, ठीक है। मतलब कार्डियक स्केलेटल इसे नहीं, स्केलेटल के भी टाइप्स पढ़ाते थे, स्केलेटल के भी टाइप्स पढ़ाते थे हम लोग, ठीक है। इतना अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पर आपके लिए मैंने एक स्केलेटल मंगाया है, बहुत परफेक्ट स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, पूरा ढांचा, ठीक है, जिसके अंदर हमने मसल्स को भी रिप्रेजेंट करवाया है, बहुत कॉस्टली है, ठीक है, स्पेशली आपके लिए मंगाया है, ठीक है। बस समझो, अगले अगले नहीं, अगला मसल्स का है, उसके बाद जो चैप्टर आएगा, लेक्चर आएगा, उसमें हम स्केलेटल सिस्टम बात करेंगे। तो स्केलेटल सिस्टम में पूरे कंकाल को बुला करके लेके आएंगे, ठीक है, विद मसल्स, उसमें मसल्स भी हैं, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अगर मैं बात करता हूं पेयर्ड और अनपेयर्ड, ये फिक्स है। यानी अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक एडल्ट की बात करूं, ठीक है, तो सारे एडल्ट्स के अंदर नंबर ऑफ मसल्स फिक्स होता है, चाहे वो सूखा हो या वो WWF का फाइटर हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? चाचा चौधरी हो या वो साबू हो, याद है चाचा चौधरी साबू? चाचा चौधरी छोटे से थे, सूखे थे, साबू पहलवान खतरनाक था, भयंकर, खली लाइक स्ट्रक्चर, यस, ठीक है। याद हो, अगर कॉमिक्स पढ़ते हो कभी बचपन में, उस समय के क्या टाइम था, ठीक है। पहले पता है वीडियो गेम हुआ करते थे बहुत, हम लोग स्पेशल वीडियो गेम खेलने के लिए परमिशन लेते थे, पैसे इकट्ठे करते थे, फिर छोटी छोटी शॉप्स हुआ करती थी, उसमें वो टीवी लगा के रखते थे, बड़ी सी टीवी, और वो गेम की चांस मिलते थे कि 1 रुपए में इतनी चांस मिलेगी, तो 1 रुपए देते थे तो मैं 6 चांस मिलती थी, पूरा दिमाग लगा के खेलते थे, मतलब कहीं आउट ना हो जाए, समझ रहे हो? ये इसे इसे कहते थे मेंटल मतलब कह सकते हो एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें डर होता था कि पैसे जा रहे हैं, 1 रुपए जा रहे हैं,
आपको 6 चांस मिलेंगी, तो आपको गेम जीतना है, तो पूरा अपना दिमाग लगाते थे उसके अंदर, ठीक है। उससे मतलब वो चीज आपकी एक्सरसाइज कराती थी। पर आजकल जो ये गेम के नाम पर जो नई जनरेशन को खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं 2-4 तो नाम मैं नहीं जानता, आप जानते हो कि यूट्यूबर्स हैं, वो बस जॉम्बी जॉम्बी के उन्होंने गेम बना रखे हैं, ठीक है। जॉम्बी जॉम्बी जॉम्बी, वो बस चल रहा है, वो जॉम्बी करके बच्चों के, छोटे बच्चों के दिमाग में जॉम्बीज को डाल रहे हैं। वो आपको क्या लग रहा है वो सही है? वो नई जनरेशन को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं आप देखो, ठीक है। खत्म कर देंगे, वो अपने जरा से पैसे के लिए वो सबको बर्बाद कर रहे हैं, न्यू जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा कि हर बच्चे को, अगर अपनी नई जनरेशन, अपने छोटे भाई बहन के फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना है, तो ऐसे लोगों का मतलब अच्छी तरीके से विरोध करो, ठीक है। जो 2-3 है जो बस जो गेम्स, खुद ही गेम्स खेलते हैं, जॉम्बीज के गेम खुद खेल रहे हैं, बच्चा नहीं खेल रहा, बच्चा तो सिर्फ देख रहा है उनको, ठीक है। और बच्चे में एडिक्शन आ रहा है, ये तुम्हें पता नहीं किस लेवल पर जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इस पर मैं बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत खतरनाक लेवल पर जा रहा है ये, ठीक है। और बच्चों के अंदर बहुत नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज्यादा। हाँ, पर उस जमाने में ठीक है ये चीजें नहीं होती थी, तो बच्चे एंटरटेनमेंट के लिए कॉमिक्स पढ़ते थे, तो उसे पढ़ते थे, रीडिंग हैबिट बढ़ती थी इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और इधर ये चीजें करते थे, तो ये चीजें बेटर थी एक्सरसाइज के लिए। और आउटडोर गेम होते थे, ठीक है। कभी खेले हो खो खो, आप कभी खेले हो खो खो, ठीक है। इससे आपके मसल्स का, भाई ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता था, तो मसल्स की प्रॉपर एक्सरसाइज होती थी। और स्कूल्स में भी जाने से पहले प्रेयर और पीटी कराई जाती थी, जो कहीं ना कहीं बच्चे की फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती थी। पर आज कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये मसल्स फिक्स्ड हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना? आ जाओ। अगर ये एनसीईआरटी की लाइन है जो पूछी जाती है, जो मसल्स होते हैं ना हमारे, वो बॉडी वेट का कितना परसेंट, अबाउट 40-50% ऑफ द बॉडी वेट इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर बॉडी वेट का कितना परसेंट बनाते हैं मसल्स? 40 से 50% हमारी बॉडी में हमारे मसल्स ही हैं, ये ध्यान रखना, 40-50%, ठीक है। आप समझे नहीं समझे? ठीक है। अगर मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, समझ रहे हो ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो समझना, जैसे अब मेरे पास इलास्टिसिटी तो नहीं है, मैं समझा देता हूं, ठीक है। अगर मैं मसल्स की बात करता हूं तो मसल्स में एक्साइटेबिलिटी होती है, जैसे नर्व के अंदर एक्साइटेबिलिटी होती है ना। तो क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा फीचर है जो मसल्स में मिलता है और नर्व में भी मिलता है? नर्व मतलब तंत्रिकाएं, यानी न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो न्यूरॉन्स में, नर्व सेल के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी मसल्स में भी होती है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? ऑप्शन में पूछेगा तो आप बोलोगे एक्साइटेबिलिटी। भाई अगर किसी भी मसल्स को आप स्टिमुलेट करते हो तो उसके अंदर पोटेंशियल डेवलप होता है, डीपोलराइजेशन होता है और कंडक्शन ऑफ इंपल्स होता है, कंडक्शन ऑफ इंपल्स होता है। तो ये प्रॉपर्टी मसल्स की भी है और, ठीक है, नर्व सेल की भी है, न्यूरॉन्स की भी है, ठीक है। तो एक्साइटेबिलिटी ऑल्सो प्रेजेंट इन नर्व सेल्स। तो पूछेगा वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो नर्व सेल्स के अंदर भी होती है और मसल्स के अंदर भी होती है? एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी, समझ गए ना मेरी बात? स्टिमुलेट करने पर डीपोलराइजेशन, उसका पोटेंशियल चेंज हो जाना, इसको एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। अगली मसल्स की प्रॉपर्टी क्या है? मसल्स को लो भाई, मसल्स को क्या करा रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो। मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी ये भी प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसेबिलिटी, एक्सटेंसेबिलिटी ये प्रॉपर्टी भी मसल्स की है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी भी मसल्स की है। भाई इलास्टिक तो समझ गए ना? अच्छा कहाँ ये लगी हुई है? इलास्टिसिटी, समझ रहे हो ना मेरी बात? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी भी मसल्स की है, समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी भी मसल्स की प्रॉपर्टी है और एक्सटेंसेबिलिटी प्रॉपर्टी भी मसल्स की है। एक्सटेंसेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, इलास्टिसिटी और एक्साइटेबिलिटी। अब भूलोगे नहीं, एक्साइटेबिलिटी मसल्स और नर्व दोनों की प्रॉपर्टी है, पर कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी ये स्पेसिफिकली मसल्स की है, नर्व की ये प्रॉपर्टी नहीं होती। समझे या नहीं समझे? हाँ बेटा, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है। वहां पर भी आ रहा हूं मैं, एक एक चीज दिमाग में सेट करता हुआ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो भाई एक्सटेंसिबिलिटी क्लियर हो गई, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी यहां तक मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट शाउट हो तो, डाउट शाउट हो तो, किसी को कोई भी चीज है डाउट तो मुझे बताओ।
बीएमएस, ठीक है, ओके, बेस्ट। बहुत आराम चल रहा हूं, एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर कराते हुए पहले बेस बनाना है, फिर बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा उसकी मैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, बहुत बेसिक सी बात करूंगा मैं स्केलेटल मसल्स से रिलेटेड, ठीक है। अच्छा, स्केलेटल मसल्स, चलो ठीक है, इसी की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करता हूं, स्केलेटल मसल्स की बात करता हूं, तो समझना आप, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बन जाते हैं, ठीक है। जो नंबर बताया है, ठीक है, जो मैंने स्केलेटल मसल्स के नंबर बताया अभी, ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जो जन्म लेने से पहले एम्ब्रियो में ही बन जाते हैं, तो ये समझना होगा। इनको बनाने वाले जो सेल्स होते हैं वो मायोब्लास्ट होते हैं, ठीक है। तो दो तीन चीजें समझो, ठीक है। तो सबसे पहले स्केलेटल मसल्स की बात करता हूं। स्केलेटल मसल्स को हम क्या क्या बोल सकते हैं? स्केलेटल मसल्स को हम बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइप्ड भी बोल सकते हैं, वॉलंटरी नेचर के होते हैं, समझना। और ठीक है, वॉलंटरी होते हैं, स्ट्राइटेड होते हैं, स्ट्राइप्ड होते हैं, ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, अब क्या है सर? स्ट्राइटेड, स्ट्राइप्ड, ठीक है, वॉलेंट्री, मल्टी न्यूक्लिएटेड। देखो, स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं तो वॉलेंट्री का मतलब है हमारी इच्छा के अनुसार ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, हमारी इच्छा पर डिपेंड है, ठीक है। स्ट्राइटेड का मतलब होता है इनमें लाइट एंड डार्क बैंड देखने को मिलते हैं, लाइट एंड डार्क। पूरा डायग्राम बनाऊंगा अभी, डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्राइप्ड का मतलब है जो लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं ना, वो ट्रांसवर्स बैंड के मिलने से बनते हैं, ट्रांसवर्स बैंड, इस तरीके से ट्रांसवर्स बैंड, ठीक है, यहां ट्रांसवर्स बैंड होते हैं। यानी ट्रांसवर्स बैंड की अपीयरेंस की वजह से लाइट एंड डार्क, लाइट एंड डार्क अपीयरेंस आती है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड भी कैसे होते हैं, समझाता हूं। सिंसाइसियम, अब सिंसाइसियम क्या होता है समझाता हूं अभी, रुक जाओ, ठीक है। सिंसाइसियम, ठीक है, क्या होता है समझाएंगे अभी, ठीक है। अभी दो तीन चीज समझो जो एनसीईआरटी के लाइंस हैं वो समझा रहा हूं। हाँ, एक्साइटेबिलिटी, यस सर, ठीक है। हाँ, सिंसाइसियम समझाता हूं। सिंसाइसियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड को बोलते हैं, पर किस टाइप के मल्टी न्यूक्लिएटेड को सिंसाइसियम बोलते हैं समझो, ठीक है। नंबर ऑफ मसल्स फिक्स्ड आफ्टर बर्थ, जो बता दिया मैंने, 639 मसल्स होते हैं, ठीक है। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज skeletal muscles formed by, अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होगा, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ये छोटे छोटे सेल्स, 100 या मोर देन 100 सेल्स, छोटे छोटे सेल्स। इन सेल्स को हम बोलते हैं मायोब्लास्ट। मायो मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, ब्लास्ट मतलब होता है, ठीक है, फ्यूज होना। मतलब ऐसे सेल जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और कंटिन्यू डिवाइड करते हैं, डिवीजन कैपेसिटी जहां भी आएगी वहां ब्लास्ट, जैसे कॉन्ड्रोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, आप समझ रहे हो ना। ब्लास्ट का मतलब जो इमेच्योर है, कॉन्टिन्यू डिवाइड करने में कैपेबल हैं, वो सारे ब्लास्ट सेल होते हैं, ठीक है। तो ये भी कॉन्टिन्यू डिवाइड करते हैं, ठीक है। इमेच्योर का मतलब है अभी ये डिवीजन फिक्स, मतलब डिवाइड करते रहेंगे। और लगभग 100, आप समझना मेरी बात, लगभग 100 या उससे ज्यादा सेल्स के फ्यूजन से, लगभग 100 या उसके ज्यादा सेल्स के फ्यूजन से एक फाइबर बनता है,
इसको मसल फाइबर बोलते हैं। इस सेल्स को बोलते हैं मायोब्लास्ट। अगर मैं इन मायोब्लास्ट सेल्स की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात चल रही है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात चल रही है। इनमें फ्यूजन होगा। क्या होगा? फ्यूजन। फ्यूजन होगा। इससे जब सब फ्यूज कर जाएंगे ना, समझना, जब सब फ्यूज करेंगे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, ऐसा फ्यूज करके जब ये फ्यूज करेंगे, समझना, ये मानो एक सेल थी, ये सेल थी, ये दूसरी सेल थी, ये तीसरी सेल थी, ये चौथी सेल थी, ये पांचवी सेल थी, ये छठवीं सेल थी, ठीक है। जब ये फ्यूज करेंगे ना, जब फ्यूज करेंगे तो इनके प्रोटोप्लाज्म तो मिक्स हो जाएंगे, पर न्यूक्लियस तो वहीं रहेंगे ना। यानी लास्ट में इनके फ्यूज होने से जो एक फाइबर बनेगा, जो कैसा होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसमें 100 या मोर मायोब्लास्ट सेल्स के फ्यूज होने से फाइबर बना है, तो 100 या मोर न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। फ्यूजन किसका किसका फ्यूजन हो रहा है, कह सकते हो 100 या मोर मायोब्लास्ट सेल्स। 100 या उससे ज्यादा मायोब्लास्ट सेल फ्यूज करके एक फाइबर बनाते हैं मल्टी, और इस तरह के फ्यूजन को बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और कैसा मल्टी न्यूक्लिएटेड? सिंसाइसियम। सिंसाइसियम। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड भी कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे मानो न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो रही है, एक सेल है उसके न्यूक्लियस में डिवीजन हो रही है, ठीक है, तो उसको सिंसाइसियम नहीं बोलेंगे। कई सेल है वो आपस में फ्यूज कर गए, एक सेल बन गई, कई सेल फ्यूज कर गए, एक सेल बन गई, तो उनके न्यूक्लियस तो वही वही रहे, तो अब एक सेल के अंदर उन सब सेल के न्यूक्लियस आ जाएंगे, तो इसको सिंसाइसियम, जहां पर सेल के फ्यूजन से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है, उसको सिंसाइसियम बोलते हैं। सेल के फ्यूजन से मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है, उसको सिंसाइसियम बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दे भी रखा है। तो यहां पर सिंसाइसियम मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर बनता है, इसको हम मसल फाइबर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। मसल फाइबर, इसको हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर। और एक्चुअल में मसल फाइबर जो होता है ना, ऐसे ही मसल फाइबर मिलकर के मसल्स को बनाने का काम करते हैं, इसीलिए हम मसल्स को बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स का जो एनाटॉमिकल यूनिट है, जो हमारे मसल्स का एनाटॉमिकल यूनिट है, एनाटॉमिकल यूनिट का मतलब है जो उसको बना रहा है, वो मसल फाइबर है, ठीक है। तो इसके बेस पर आप कह सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना है, आप जब जिम जाते हो तो आपकी मसल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, समझना। या WWF के फाइटर के अंदर मसल्स बहुत लगता है ना, वो कितनी मसल्स है भाई, हमारी जितनी कमर है उतनी उसकी बाइसेप्स हैं, ठीक है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ मसल्स ज्यादा नहीं है, समझना। इसको बोलते हैं मसल्स का साइज बढ़ना, हाइपरट्रॉफी। तो जितने भी कह सकते हो पहलवान होते हैं, फाइटर्स होते हैं, उनके मसल्स में हाइपरट्रॉफी होती है, हाइपरप्लेशिया नहीं होता, यानी नंबर नहीं बढ़ता उनका, सिर्फ साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा, हाइपरट्रॉफी होगी, हाइपरप्लेशिया नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, समझ रहे हो। अब आप कहोगे सर मेल के अंदर ये बहुत ज्यादा होते हैं, फीमेल में क्या कम होते हैं? नो बेटा, ठीक है, बस अंतर इतना है कि मेल को नेचर ने टेस्टोस्टेरोन दिया, एंड्रोजन बहुत ज्यादा दिए, और अगर बॉडी के अंदर एंड्रोजन का लेवल बढ़ता है ना, तो ये एंड्रोजन मसल्स की थिकनिंग बढ़ा देते हैं, हाइपरट्रॉफी कर देते हैं, और इसलिए एकदम डोले शोले खतरनाक वाले बन जाते हैं मेल के अंदर, पर फीमेल में नहीं बनते। नहीं सर, हमने तो देखा है, हमने टीवी में देखा है, मूवी पे देखा है कि फीमेल के भी डोले शोले होते हैं। उन फीमेल्स के डोले शोले नेचुरली नहीं होते, वो भी एंड्रोजन के इंजेक्शंस लेते हैं, क्योंकि बिना एंड्रोजन के मसल्स में हाइपरट्रॉफी पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है बिल्कुल? समझे या नहीं समझे? हाइपरट्रॉफी यानी मसल्स की थिकनिंग बढ़ जाना,
खतरनाक मसल्स का डेवलपमेंट हो जाना, ये एंड्रोजन के इफेक्ट से होता है। क्लियर है? तभी तो जैसे जैसे आप यंगर स्टेज में आते हो, एंड्रोजन का लेवल बढ़ता है तो आपकी मस्कुलरिटी बढ़ जाती है। फीमेल्स में मस्कुलरिटी नहीं होती, स्किन के नीचे फैट का लेयर बढ़ता है जो स्किन को सॉफ्ट करता है। क्लियर? बिल्कुल। मेल के अंदर स्किन सॉफ्ट नहीं होती, मस्कुलरिटी ज्यादा होती है ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। एज के साथ साथ एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। समझ में आया नहीं आया? इसलिए अगर कोई फीमेल बहुत ज्यादा मस्कुलर है, जैसे फाइटर्स होते हैं, तो वो बाहर से एंड्रोजन के इंजेक्शंस लेते हैं, जो गलत है हेल्थ के लिए। फीमेल तो छोड़ो, आज की डेट में जिम्स में जाओगे तो नेचुरल डाइट भूल चुका है आदमी। ठीक है? नेचुरल प्रोटीन भूल चुका है, सब आर्टिफिशियल हो चुका है। ठीक है? उसको एक दिन में ही पहलवान बनना है। ठीक है? आप समझ रहे हो? एक दिन में ही। तो वो क्या करते हैं, एक दिन का मतलब है बहुत जल्दी। वो गाइड कहते हैं सर कुछ भी करो, 2 4 5 महीने के अंदर मेरी बॉडी शॉडी बना दो। भैया ठीक है, एक इंजेक्शन लेना चालू कर दे। ठीक है? तो इंजेक्शन लेना चालू कर देता है, बस इंजेक्शन पंच किया, एंड्रोजन का लेवल बढ़ता है, एंड्रोजन का लेवल बढ़ने से मस्कुलरिटी बढ़ती है। ठीक है? आप समझ रहे हो? पर इन सब के खतरनाक साइड इफेक्ट है जो मैं डिस्कस करूंगा हार्मोन वाले चैप्टर के अंदर और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, दोनों जगह आएंगे। ठीक है? ओके, समझे या नहीं समझे? हाँ, तो प्रोटीन नेचुरल, जो लोग जितना नेचर के कांटेक्ट में ज्यादा रहते हैं, देखा होगा इस बार कोरोना के अंदर बहुत सारे फाइटर्स या डब जो ऐसे ना बॉडी बिल्डर्स, उनकी डेथ हुई है। अगर वाकई में बॉडी बनाने से, मसल्स डेवलप करने से, बॉडी बनने से इंसान की इम्यूनिटी ज्यादा होती तो सभी जा रहे होते ना। तो ध्यान रखना, आपकी इम्यूनिटी आपकी मसल्स पर डिपेंड नहीं करती, आपकी इम्यूनिटी आपके ऑर्गन और आपके इंटरनल सिस्टम पर डिपेंड करती है। और ऑर्गन्स और इंटरनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है। आपको, ठीक है, अपने घर पर जो वर्कआउट करते हो आप, घर वाला वर्कआउट, ठीक है, या आसन करते हो, या जो पीटी कराई जाती थी स्कूल्स के अंदर, फिजिकल एक्सरसाइज कराए जाते थे, वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। समझ रहे हो ना? ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने हमेशा एक ही चीज बोल रही है, मेडिटेशन। ठीक है? ध्यान। ठीक है सर? ध्यान कहां लगाएं? अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान फोकस करो। ठीक है? ठीक है? ऐसा नहीं कि उस जमाने में, अपने ऊपर ध्यान फोकस करो। ठीक है? अपने इंटरनल सिस्टम पर ध्यान फोकस करो। ठीक है? इससे आपके ब्रेन की कैपेबिलिटी मल्टीपल टाइम इंक्रीज होना चालू हो जाएगी। ओनली 5 से 10 मिनट रेगुलर रेगुलर। ठीक है? एक दिन में इफेक्ट नहीं आएगा। जब आप रेगुलर 1 मंथ करोगे तो उसके इफेक्ट दिखने चालू होंगे, रेगुलर, विदाउट ब्रेक। क्लियर है? बिल्कुल समझ में आया? बचपन में ये ही मायोब्लास्ट सेल फ्यूज होकर के मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर बनाते हैं, जिसको मसल फाइबर बोलते हैं। और एक्चुअल में मसल फाइबर ही आपके मसल्स की एनाटॉमिकल यूनिट है, जो एनसीईआरटी में दे रखा है। पीछे समरी उठाओ, समरी, समरी में दे रखा है, आगे नहीं दे रखा। समरी, पीछे जो समरी दे रखी है उसमें, तो मैं ऐड कर दे रहा हूं ये वाली बात भी। 1 मिनट। अरे यार, अरे इस पे भी आ रहे हैं अभी। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है? तो इसके बेस पे आप कह सकते हो एनाटॉमिकल यूनिट। एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स, तो आप बोलोगे मसल फाइबर। मसल फाइबर इज अ एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स। ठीक है? आगे पढ़ाने वाला हूं, आगे मैं इसमें लिख पहले दे रहा हूं मैं, इससे कि चीजें साथ साथ रहेंगी, ज्यादा बेटर रहेगा। स्ट्रक्चरल यूनिट पूछे, सॉरी फंक्शनल यूनिट पूछे, फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। फंक्शनल यूनिट पूछेगा तो आप बोलोगे सार्कोमियर, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर इसकी फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि या कॉन्ट्रेक्टाइल, एक क्वेश्चन आया हुआ है, कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स, ऐसे भी पूछा गया है। इसको भी सार्कोमियर ही बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट पूछे, फंक्शनल यूनिट पूछे, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो सार्कोमियर है। ठीक है? और मसल्स जिससे बनती है, एनाटॉमिकल यूनिट पूछेगा तो मसल फाइबर बोलोगे। ठीक है? तो
दो क्वेश्चन तो आपके ये आ गए। मसल फाइबर कैसा होता है? मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड में भी कैसा होगा? सिंसाइसियम। ठीक है, यहाँ सेल के फ्यूजन से मल्टी न्यूक्लिएटेड बनता है, न्यूक्लियस के डिवीजन से मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं बनता। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर मसल फाइबर बनते हैं जिनका नंबर आफ्टर बर्थ फिक्स होता है, यानी इनके साइज में इंक्रीजमेंट हो सकता है, समझना। ठीक है, आफ्टर बर्थ लिख दिया है मैंने। आफ्टर बर्थ ओनली इंक्रीज साइज ऑफ मसल्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब होता है मेल सेक्स हार्मोन, इनको एंड्रोजन बोलते हैं, समझ रहे हो। हाइपरट्रॉफी, हाँ इसी को हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। साइज के बढ़ने को ही हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। साइज का बढ़ना बोलो या इसको हाइपरट्रॉफी बोलो, ये बायोलॉजिकल साइंटिफिक लैंग्वेज हो गई। हाइपरट्रॉफी, ठीक है, इसको हाइपरट्रॉफी बोल दो, आप समझ रहे हो ना। हाइपरट्रॉफी बोल सकते हो, हाइपरप्लेसिया नहीं। जहां प्लेसिया टर्म आता है वहां नंबर टर्म आता है। ट्रॉफी का मतलब होता है साइज का बढ़ना। समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। तो ये बेसिक बातें मैंने बताई थी मसल्स से रिलेटेड, कि भाई मसल्स क्या होती है, मसल्स का स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन रहता है। तभी तो मैं कहता हूं कि जब जिम जाते हैं कुछ लोग क्या ना, उल्टा सीधा उठ पटांग डंबल पकड़ा, ये कर लिया, बस ये कर लिया, वहां गए उठा के ये कर लिया। ठीक है, 2-3 महीने हुए, फिर गाय के पास जाएंगे, कोच के पास, भाई 2 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूं मैं, सोच के आया था कि पहलवान बन जाऊंगा, मेरी बॉडी तो और पतली हो गई। तो कोच क्या कहता है कि भाई तूने किया क्या, ऊट पटांग हरकतें की जिससे तेरे मसल्स के जेड लाइन टूट चुके हैं, जेड लाइन टूट गए और नंबर ऑफ मसल्स तेरा कम हो गया, बढ़ता तो है ही नहीं, कम तूने और कर लिया जेड लाइन तोड़ करके। जेड लाइन इज अ पिलर ऑफ मसल्स। अगर आप गलत तरीके से एक्सरसाइज करोगे तो आपके जेड लाइन टूटने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इट इज अ डेंजरस कंडीशन। क्लियर है बिल्कुल। तो कभी भी एक्सरसाइज गलत तरीके से नहीं करने चाहिए। अगर आप इसको प्रोग्रेसिव तरीके से करोगे, ठीक है, समझ के करोगे, साइंटिफिकली करोगे, तो 1 साल वाला काम आप 2 महीने में कर सकते हो कंसिस्टेंसी के साथ। वही पढ़ाई पे चीज लागू होती है। अगर पढ़ाई भी कंसिस्टेंसी के साथ तरीके से करोगे, एक साइंटिफिक मैनर में करोगे, तो 1 साल का काम आप 4 से 5 महीने में कर सकते हो, बहुत कम टाइम के अंदर। ये रियलिटी है, ये तरीके हैं। ठीक है, वही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं हमेशा। ठीक है, चलो अब कहानी चालू होगी भाई। ये क्लियर हो गया, हाँ बेसिक बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब इनको स्ट्राइप्ड क्यों बोलते हैं, पूरा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूंगा। वॉलेंट्री तो आप जानते हो। सिंसाइसियम क्या होता है, समझा दिया। नंबर फिक्स्ड होता है, समझा दिया। स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल मैं भी समझाने वाला हूं आगे। ठीक है, एनाटॉमिकल यूनिट समझ में आ गई। ठीक है, जो WWF के फाइटर के अंदर थिकनेस बढ़ती है, ठीक है, वो क्या है वो मैंने समझा दिया। ओनली और ओनली नंबर बढ़ता है, समझ रहे हो। सॉरी, नंबर नहीं बढ़ता, साइज बढ़ता है, नंबर नहीं बढ़ता। इसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, हाइपर प्लेसिया नहीं बोलते। अब कहानी चालू होगी आगे। ठीक है, स्ट्रक्चर पूरा का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर कराऊंगा मसल्स का। ठीक है, अगर आप मसल्स का, ठीक है, पूरा एनाटॉमी, पूरी इंटरनल एनाटॉमी की बात कर रहा हूं, पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। अरे अच्छा आ गया। स्ट्रक्चर ऑफ मसल। अब कहानी चालू होगी भाई, तरीके से समझो। आपके सामने एक मसल्स है,
मसल्स को पिंक कलर से लेते हैं। अरे भाई कौन है? क्लास में है भाई। हम्म ये मसल्स है आपकी, ठीक है। ये पूरी मसल्स ही है, ये पूरी मसल्स है। ठीक है। मसल्स को कट करके अंदर देखना चाहते हो, अंदर क्या है, मसल्स के अंदर क्या है। मसल्स के अंदर एक व्हाइट लेयर दिख रही होगी आपको, पूरी एक व्हाइट लेयर, ठीक है, दिख रही है व्हाइट, ठीक है। इसके और अंदर देखोगे, ऐसे बड़े बड़े बंडल्स नजर आते हैं इसके अंदर। क्या नजर आते हैं? बंडल्स नजर आते हैं, ठीक है। और इन बंडल्स को बांधने के लिए बहुत थिन, मतलब कोलेजन फाइबर का एक नेटवर्क है जो इन बंडल्स को बांधे हुए, कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर का एक नेटवर्क है जो इन बंडल को बांधने का काम करता है आपस में। ये इट इज अ नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर, नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर जो इन बंडल्स को आपस में बांधने का काम कर रहा है। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर, फाइबर्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब समझ में आएगा आपको अच्छी तरीके से। और इनको भाई सप्लाई देने के लिए अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ब्लड वेसल्स भी इन्हीं के अंदर होते हैं। ब्लड वेसल्स भी आपको इनके अंदर देखने को मिल जाएंगे। ऐसे स्ट्रक्चर, ठीक है। आप समझना। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कवरिंग ऑफ मसल्स। कवरिंग ऑफ मसल्स, मसल्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं, पहला। फिर मसल्स के अंदर देखोगे, अंदर आपको ऐसे छोटे छोटे बंडल्स देखने को मिल रहे हैं। एक बंडल को बाहर निकाल के दिखा रहा हूं मैं। ये बंडल्स देखने को मिल रहे हैं आपको। एक बंडल को बाहर निकालो, एक बंडल को बाहर निकालो, ये एक बंडल को मैंने बाहर निकाला। समझना, ये सारे बंडल आपस में जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अगर मैं इन बंडल्स की बात को, बंडल्स को बांधने के लिए क्या है इनके इनके अराउंड, ये क्या है, अरे ये क्या है? इट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसको बोलते हैं फैसिया। फैसिया, इट इज अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर से मिलकर बने होते हैं, कोलेजन फाइबर है। इसको हम क्या बोलते हैं? फैसिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फैसिया। ये क्वेश्चन आता है, इस साल भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। फैसिया, तो फैसिया क्या होता है? फैसिया इन बंडल्स को आपस में बांधने का काम करता है। और ये तो ब्लड वेसल्स हैं, आपको दिख रहे हैं ब्लड वेसल्स। इन बंडल्स को आपस में बांधने का काम करता है। इन बंडल्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फैसिकल। फैसिकल, इट इज अ बंडल ऑफ मसल, या मसल बंडल भी बोल सकते हो, ठीक है। इनको बोलते हैं फैसिकल या मसल बंडल।
फेसिकल्स बोल सकते हो या मसल बंडल बोल सकते हो। मसल बंडल यानी आपसे पूछे कि मसल किसके बंडल से मिलके बनती है, आप बोलोगे मसल्स इज अ बंडल ऑफ फेसिकल। मसल इज अ बंडल ऑफ फेसिकल। क्लियर है बिल्कुल। तो मसल एक्चुअल में फेसिकल्स का बंडल है और इन सब बंडल को आपस में बांधने के लिए इट इज अ कोलेजन फाइबर चाहिए। कोलेजन फाइबर चाहिए, इसको हम फेसिया बोलते हैं। तो फेसियस के अराउंड वाला पार्ट है, ठीक है, और इसके एक बाहर निकाला एक बंडल को, इस बंडल को फेसिकल बोलते हैं। ठीक है, मसल बंडल या फेसिकल। समझ में आया या नहीं आया यहां तक बताओ, कोई डाउट? और अगर मैं इस फेसिकल के अंदर भी देखना चाहूं अंदर क्या है, इन फेसिकल के अंदर देखो अंदर क्या है। फेसिकल के अंदर फेसिकल मिलके बने होते हैं, ठीक, एक फेसिकल निकाला, ये मिलके बने होते हैं अगेन छोटे छोटे फाइबर से, जो कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड फाइबर, इनको बोलते हैं मसल फाइबर। इट इज अ एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स। मसल्स की ये एनाटॉमिकल यूनिट है। ठीक है, आप समझ रहे हो। ये छोटे छोटे येलोस कलर के दिखा रहा हूं, इट इज अ मसल फाइबर। यानी मसल फाइबर के बंडल से मिलके बनता है फेसिकल, और फेसिकल के बंडल के मिलने से बनती है वाइस। वाइस तो ठीक होनी चाहिए यार, ठीक है यार, सब कुछ ठीक है वॉइस तो, है ना। हाँ ठीक है, तो अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं, मैं इसको भी बाहर निकाल के दिखाता हूं, इनको भी बाहर निकाल के दिखाते हैं। ये एक मसल बंडल बाहर निकालो, सॉरी एक मसल फाइबर बाहर निकालो, सिंगल मसल फाइबर को बाहर निकाल के दिखाओ, ये एक मसल फाइबर। हाँ अब समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, ये सारे क्या है, ऑल आर मसल फाइबर। ये और ये क्या है, सारे के सारे मसल फाइबर। मसल फाइबर, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बेटा, इट इज अ मसल फाइबर। ठीक है, और ये मसल फाइबर एक्चुअल में एक सेल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है। कैसी सेल है, इट इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, सो इट इज कॉल्ड मसल सेल। मसल फाइबर को हम और क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं मसल्स की सेल, क्योंकि ये यूनिट है। मसल सेल भी बोल सकते हो, मसल सेल, मसल सेल है। सो इट इज अ एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स। ये मसल्स की एनाटॉमिकल यूनिट है, मसल सेल या मसल फाइबर एनाटॉमिकल यूनिट है। फेसिकल्स इज अ बंडल ऑफ मसल्स, समझ रहे हो। और इन बंडल्स को कवर करने के लिए फेसिया, एक देख चीज लेके क्रिस्टल के लिए लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, अब मसल फाइबर इज अ सेल है, तो सेल के नीचे एक लेयर भी होगी, इसको सार्कोलेमा बोलते हैं। सार्कोलेमा, सार्कोलेमा इज अ इनर लाइनिंग ऑफ मसल फाइबर, सार्कोलेमा। अब सार्कोलेमा के अंदर एक लिक्विड होता है, सार्कोप्लाज्म, ये आप जानते हो। ये सार्कोप्लाज्म है जो कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। लगभग 100 या उससे ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं इस सार्कोप्लाज्म के अंदर, समझना 100 या उससे ज्यादा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस भी इसकी पेरीफ्री पर होते हैं, ये पेरीफ्री पर न्यूक्लियस होंगे। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। 100 या उससे ज्यादा न्यूक्लियस इसके अंदर पड़े हुए हैं, समझना 100 या उससे ज्यादा न्यूक्लियस इसके अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, इसके अंदर आपको फाइबर्स देखने को मिलेंगे, फ्लोटिंग करते हुए मायोफाइब्रिल, फ्लोटिंग करते हुए मायोफाइब्रिल, फ्लोटिंग करते हुए मायोफाइब्रिल। एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकालते हैं, चलो एक मायोफाइब्रिल को समझने के लिए थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, क्या है मायोफाइब्रिल, समझना। तो यहां हमने दो बातें बताई बेटा, ये एक सेल है, इस सेल की ये एक लेयर है सार्कोलेमा, जिसके अंदर एक लिक्विड है मल्टी न्यूक्लिएटेड, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सिंसाइसियम, सिंसाइसियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, और इसके अंदर फ्लोटिंग करते हुए आपको फाइबर देखने को मिल रहे हैं, व्हाइट कलर के फाइबर, इनको बोलते हैं मायो। मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, मायो फाइब्रिल, मायोफाइब्रिल्स,
डक्टाइल फाइबर, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर, वो फाइबर जिनमें कॉन्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी होती है उनको मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। क्लियर बिल्कुल। अगर मायोफाइब्रिल्स के अंदर देखना चाहते हो अंदर क्या है, एक्चुअली में इन मायोफाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इनके अंदर आपको ऐसे ऐसे आपको लाइंस मिलेंगी, ऐसे लाइंस, ऐसे लाइंस, ऐसे लाइंस, ठीक है। इनके अंदर भी आपको बैंड्स देखने को मिलेंगे, ऐसे 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 ऐसे, लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड, समझना। और ये बाहर निकल रहे हैं, बैंड बनाने वाले भी फाइबर्स ही होते हैं, बैंड बनाने वाले भी फाइबर्स ही होते हैं जो बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, मायोफाइब्रिल। तो एक्चुअल में अगर मैं आपसे कहूं मायोफाइब्रिल किससे मिलकर बना है, तो आप बोलोगे सर ईच मायोफाइब्रिल फॉर्म बाय टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट, एक्टिन एंड मायोसिन। तो ये मायोफाइब्रिल किससे मिलकर बनते हैं, ये मायोफाइब्रिल मिलकर बने होते हैं एक्टिन, जो थिन फिलामेंट्स होते हैं, और मायोसिन जो थिक फिलामेंट होते हैं। एक्टिन की बात करता हूं तो लगभग 3 थिन फिलामेंट्स एक्टिन 3000 तक हो सकते हैं, मायोसिन थोड़े कम होते हैं 1500। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा मायोसिन कर दो। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स की बात की है, ठीक है। तो ये मसल, अच्छा कवरिंग, ये पूरी मसल्स है, मसल्स की एक अपनी खुद की कवरिंग होती है, एपीमाइसियम, एपीमाइसियम, समझना। और मसल्स के अंदर क्या होते हैं, मसल्स के अंदर फेसिकल्स होते हैं, तो फेसिकल्स की कवरिंग क्या होती है, इसकी कवरिंग, फेसिकल्स की कवरिंग क्या लिखोगे, पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। और फिर पेरीमाइसियम फेसिकल, समझ पा रहे हो? अच्छा मायोसिन कर दो। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स की बात की है, ठीक है। तो ये मसल, अच्छा कवरिंग, ये पूरी मसल्स है, मसल्स की एक अपनी खुद की कवरिंग होती है, एपीमाइसियम, एपीमाइसियम, समझना। और मसल्स के अंदर क्या होते हैं, मसल्स के अंदर फेसिकल्स होते हैं, तो फेसिकल्स की कवरिंग क्या होती है, इसकी कवरिंग, फेसिकल्स की कवरिंग क्या लिखोगे, पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। और फिर पेरीमाइसियम फेसिकल की कवरिंग है, अंदर क्या है, मसल फाइबर, तो मसल फाइबर की भी एक कवरिंग होती है, मसल फाइबर की भी कवरिंग होती है, कवरिंग, एंडो एंडोमाइसियम, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम। और मसल फाइबर तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो अंदर तो कोई कवरिंग होगी नहीं, अंदर सार्कोप्लाज्म भरा हुआ है, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सार्कोलेमा से वो कवर्ड है, और अंदर फाइबर फ्लोट कर रहे हैं, इनको मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से मिलने से बनते हैं, ठीक है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? और बताया भी था मैंने एक्टिन कैसे फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन ऑलवेज थिन होते हैं, ये थिन होते हैं, ये थिक होते हैं, एक थिन फिलामेंट है, एक थिक फिलामेंट है। एक एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ मुझे। बहुत सारे डाउट्स होते हैं बच्चों को, मुझे नहीं लगता कोई डाउट्स अब बचना चाहिए। बीएमएस बिल्कुल सही। अब फिर से एक बार बता देता हूं मैं, ये मसल्स है, इसकी कवरिंग, और मसल्स के अंदर क्या है, फेसिकल, और फेसिकल कवर्ड चारों तरफ किससे हैं, ये बंडल्स हैं, बंडल्स ऑफ मसल, मसल बंडल, इनको बांधने का काम कौन कर रहा है, फेसिया, इट इज अ, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। एक फेसिकल को बाहर निकालोगे, ठीक है, तो इसकी कवरिंग को पेरीमाइसियम बोलते हैं, और ये जो मसल बंडल फेसिकल है, ये भी छोटे छोटे फाइबर का बंडल है, इनको मसल फाइबर बोलते हैं, या कह सकते हो मसल सेल, क्योंकि इट इज अ एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। क्लियर है बिल्कुल। एक को बाहर निकाल का, अभी ये तो सेल है, तो सेल कैसी होगी, न्यूक्लियस होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, इसके सार्कोप्लाज्म के अंदर इसकी जो लेयर होती है जो इसको प्लाज्म को कवर की है, सार्कोलेमा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसके अंदर फाइबर फ्लोट्स कर रहे हैं, उनको मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं, जिनमें कॉन्ट्रैक्शन, मायो मतलब कॉन्ट्रैक्शन, कहीं पर भी टर्म मायो आएगा मतलब कॉन्ट्रैक्शन,
और ये मायोफाइब्रिल लाइट एंड डार्क बैंड बना रहे हैं, ठीक है। स्ट्राइप कंडीशन दिखने को मिल रही है, स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड, ड्यू टू एक्टिन और मायोसिन। ये थिन फिलामेंट होते हैं, ज्यादा होते हैं, ये थिक फिलामेंट होते हैं, कम होते हैं। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? सर व्हाइट वाली लेयर क्या है? जो व्हाइट कलर की लेयर दिख रही है ये कोलेजन फाइबर है, कोलेजन। हमेशा ध्यान रखना है आपको, मसल्स, पूरी मसल्स को भी कवर करने के लिए कोलेजन फाइबर होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? यानी कोलेजन फाइबर ही सबकी लेयर, मैंने एक पहली अभी कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ाऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है। अभी जितने भी मैं आपको यानी वो ऑर्गन बताऊंगा, हर ऑर्गन की एक कवरिंग होगी, ठीक है, समझ रहे हो? और वो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जिसमें मोस्टली कोलेजन फाइबर ही होते हैं, ठीक है। अब बताओ, एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखाने वाला हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। एनसीईआरटी में ये डायग्राम दिखा रखा है, बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं समझ में आता था, कंफ्यूज हो जाते थे, अब समझ में आएगा, ठीक है। समझ में क्या आएगा? ये ऊपर वाला तो आपको दिख रहा है सबसे ऊपर, कवरिंग ऑफ मसल्स, ठीक है। पर एनसीईआरटी ने फोकस किसको किया है इस बार? फेसिकल्स। ये नीट में भी क्वेश्चन आया है, फेसिकल्स। तो फेसिकल्स को हम क्या बोलते हैं? मसल बंडल। और इन फेसिकल्स के अराउंड क्या है? कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर जिसको बांध के रख रहे हैं कौन है? कोलेजन फाइबर। इसको जो बांध के रखे हुए हैं वो कौन है? कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर, इन कोलेजन फाइबर को हम बोलते हैं फैसिया। एनसीईआरटी में थ्योरी में दे रखा है, यहां नहीं लिखा। इनको बांधने के लिए क्या चाहिए? फैसिया। फैसिया, ठीक है, बांधने के लिए फैसिया, कोलेजन फाइबर, क्लियर? बिल्कुल। फिर अब इन फेसिकल्स के अंदर क्या है? फेसिकल के अंदर मसल फाइबर है, इसको मसल सेल भी बोलते हो, ठीक है। और इस फेसिया के बीच बीच में क्या दिख रहे हैं आपको? ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं, ब्लड कैपिलरी दिख रहे हैं। और मसल फाइबर का अगर लेयर देखोगे तो उस लेयर को हम सार्कोलेमा बोलते हैं, जिसके अंदर एक लिक्विड होगा, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? यस या नो? क्लियर गुरुदेव, थैंक यू माय डियर, बस क्लियर होना चाहिए। वीपी क्या है? सोते हो यार, ब्लड वेसल्स। अरे यार सच में कैसे काम चलेगा? ब्लड वेसल्स। कैसे डॉक्टर बनोगे यार? ह्यूमन बॉडी को ट्रीट करना है तुम्हें, तो ह्यूमन बॉडी को ट्रीट करने के लिए थोड़ा तो अवेयरनेस होनी चाहिए, नहीं तो तुम चीर फाड़ करके बर्बाद कर दोगे सबको। मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें जितना मेहनत अभी यहाँ देखने को मिल रही है ना, एमबीबीएस में तुम्हें ऐसा कोई मेहनत नहीं करेगा, तुम्हें खुद पढ़ना है, तुम्हें सब कुछ खुद ही करना है वहां पर, ठीक है। नोट्स खुद बनाने हैं, तभी मैं कहता हूँ जो बच्चे कहते हैं सर सब कुछ आप ही दो, मैं तो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बताओ, क्या तुम उन बच्चों की, ये समझो आज की डेट में 22 लाख बच्चे हैं, सीटें कुछ थाउजेंड्स में है, तो तुम सबसे अगर डिफरेंट नहीं रहोगे तो तुम कैसे वो एमबीबीएस की सीट को अचीव करोगे? ठीक है, मैं तो तुम्हें सब दूंगा ही, ठीक है, क्योंकि ठीक है वही कंपटीशन है, हम कंपटीशन में, हम अपने कंपटीशन में आगे रहेंगे, तो मैं हर फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, टॉप क्वालिटी कंटेंट देंगे, क्योंकि वो हमारा कंपटीशन है, आप समझ रहे हो, हम बेस्ट देना चाहते हैं, ये हमारा मतलब पागलपन है, जुनून है। पर आपका क्या पागलपन जुनून है? आपका पागलपन जुनून सिर्फ इतना होना चाहिए कि सर 22 लाख बच्चे अगर बैठ रहे हैं, कुछ 1000 सीटें हैं, तो मुझे उन 1000 सीट को अचीव करने के लिए उन 22 लाख बच्चों में डिफरेंट होना पड़ेगा, ठीक है। अब डिफरेंट होने के लिए डिपेंडेंसी कम करनी होगी, बस यही है। जितना ज्यादा डिपेंडेंसी, ये ध्यान रखना, अंग्रेज आए थे, उन्होंने लोगों को डिपेंडेंसी दी थी, समझ रहे हो ना? डिपेंडेंसी आपको गुलाम बनाती है, और समझ रहे हो, गुलामी डिपेंडेंसी बनाती है, बात एक ही है। तो मैं बस आपके अंदर सिखाना चाहता हूं आपको मैं, कि यार ऐसे नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, नोट्स इसलिए दे रहा हूं कि आप बनाओ यार, उन नोट्स को फॉलो करके खुद अपनी मेहनत करो, अपनी तरफ अपने तरीके से बनाओ इनको,
ठीक है। आपको पढ़ाने का तरीका, पढ़ने का तरीका मतलब कैसे पढ़ना चाहिए, आप समझ रहे हो ना। जो बच्चे मतलब समझो यार, ये दौड़ हो रही है, इस दौड़ में आगे वही निकलेगा जो सबसे अलग है, और सबसे अलग बनने के लिए कुछ तो आपको अलग करना पड़ेगा यार। तुम सबसे पीछे की लाइन में रहोगे, तुम कंपाउंडर भी नहीं बन पाओगे यार, तुम तो डॉक्टर की बात क्या करूं मैं, ठीक है। बुरा मत मानना, बट ये रियलिटी है, ठीक है। बुरा मान भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी लगनी चाहिए यहाँ पर भी लगनी चाहिए, ठीक है, जरूरी है। समझ में आया नहीं आया, चलो। अब मैं इसी डायग्राम को थोड़ा एनिमेशन में भी दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। भाई ये पूरी बॉडी किससे मिलके बनी है, मसल से मिलके बनी है। ये पूरी बॉडी किससे मिलके बनी है, मसल से, ठीक है। अरे भाई स्पाइडरमैन मुर्जा, ये पूरी बॉडी किससे मिलके बनी है, मसल से मिलके बनी है, समझ रहे हो ना मेरी बात। जो 42, हाँ अच्छा फुल आ गया, जो 40 to 50% क्या है, पार्ट होता है हमारे बॉडी वेट का। आप समझ रहे हो, मसल्स इतना पार्ट का परसेंटेज कवर करती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो मसल्स वाली वाली पार्ट के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मसल्स, अंदर जा रहे हैं, ये चले गए अंदर, आ गए अंदर। अब मसल्स के अंदर एंटर कर गए हम, ठीक है। मसल्स के अंदर एंटर करते हैं तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, बोन से कनेक्टेड है मसल्स, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। ये मसल्स है, ये बोन थी, ठीक है। आप समझ रहे हो, मसल्स और बोन को आपस में जोड़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, टेंडन। टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। इट इज अ टेंडन, टेंडन वो होते हैं जो मसल्स को बोन से जोड़ते हैं, ठीक है। तो टेंडन है, ये बोन है, ये मसल्स है, क्लियर है। आगे आओ भाई। अगर मसल्स को लॉन्गिट्यूडनल कट करके देखोगे, मसल्स को लॉन्गिट्यूडनल कट करके देखोगे तो आप समझ पाओगे, हाँ मैक्सिमम है, समझ पाओगे, थोड़ा सा उसको रोटेट करना पड़ेगा, हाँ हाँ, आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में ये जो बंडल्स दिख रहे हैं आपको, बंडल्स दिख रहे हैं, ये बंडल्स क्या हैं, फेसिकल्स हैं। ये बंडल्स क्या हैं, फेसिकल है, इसको मसल बंडल बोलते हैं। और इनके अराउंड जो होता है वो फेसिया है, जो इन मसल बंडल को बांध के रखे हुए है। आप समझ रहे हो। और मसल बंडल के अंदर अगर आप देखोगे, मसल बंडल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको मसल फाइबर देखने को मिल रहे हैं, इसको मसल यूनिट बोलते हैं। और मसल फाइबर के अंदर क्या देखने को मिलते हैं आपको, मसल फाइबर के अंदर आपको मायोफाइब्रिल्स देखने को मिलते हैं, जिनमें लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, ये मायोफाइब्रिल्स हैं। और इन सारे मायोफाइब्रिल्स को कवर करने के लिए जो लेयर होती है वो सार्कोलेमा है, और जिस फ्लूइड में ये मायोफाइब्रिल्स होते हैं उस फ्लूइड को हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर बिल्कुल। ब्लड वेसल्स बाहर भी होते हैं और अंदर भी होते हैं, ठीक है। अच्छा ये ब्लड वेसल्स बिल्कुल अंदर, ठीक है, ये थोड़ा सा इसको चेंज कराएंगे। ब्लड वेसल्स यहाँ इसके अराउंड होंगे, ठीक है, इसके अराउंड लग रहे हैं, पर ये ब्लड वेसल बीच में, थोड़ा इरेज करा देना, समझना। यानी मसल फाइबर के बाहर है ब्लड वेसल्स, अंदर नहीं है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, एनसीईआरटी वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना। अच्छा टाइप्स ऑफ कार्डिक मसल्स, ये तो फिर मैं अभी आगे बात करूंगा, ठीक है। कार्डिक मसल्स की अभी बात नहीं कर रहा, मैं आगे बात करूंगा। अच्छा स्मूथ मसल्स भी अभी नहीं, ये भी अभी नहीं, वापस आ रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, पहला पहला कंसेप्ट मैंने क्या समझाया कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर सबके क्लियर है या नहीं। वॉइस देखता हूं भाई। हेलो हेलो हेलो, बताओ वॉइस कैसी है अब, वॉइस परफेक्ट है क्या, आई एम ऑडिबल परफेक्टली, तो एक बार दिल से आग लगाओ। ओके, यस, ऑल ओके, परफेक्ट, ओके ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
चलो यहां तक कोई डाउट है? यार बच्चे परफेक्ट भी लिख रहे हैं, तो कहीं आपकी डिवाइस में तो दिक्कत नहीं है? अरे बार बार थोड़ी ना होगा, हर बच्चा आएगा लेट ज्वाइन करेगा फिर कहेगा फिर से बताइए, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऑलरेडी मैं एक ही चीज को कितने बार रिपीट कर चुका हूँ, एनसीईआरटी से, 3D एनिमेशन से, डायग्राम बना के, डायग्राम बनाते हुए, ऐसा थोड़ी ना होगा। एक ही चीज को हम कितने बार बताएंगे, आप बताओ। मैंने भी समझाया ना, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, आपको भैया इस दौड़ में आगे रहना है तो बेस्ट रहना पड़ेगा, ठीक है, अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब सार्कोमियर की बात करूंगा, इस मसल्स के अंदर जा रहा हूं मैं, ठीक है, इसके आगे डायग्राम्स अभी आ रहा हूं मैं, वापस इस पर आ रहा हूं। ये क्लियर हो गया। अब हम एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल रहे हैं, सिंगल मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल रहे हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल। ठीक है, एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल के दिखाता हूं मैं। सिंगल मायोफाइब्रिल को हम बाहर निकालते हैं। एक मायोफाइब्रिल की बात कर रहा हूं ये मैं, ठीक है। हम्म। एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल लिया है मैंने, सिंगल मायोफाइब्रिल को बाहर निकाला, एक मायोफाइब्रिल को। अगर मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल के देखोगे ना, तो इसमें आपको जगह जगह आपको इस तरीके से लाइंस नजर आएंगे, एक स्ट्रेट लाइन ये ऐसे। अरे क्या बात है भाई, कोई नहीं। जगह जगह आपको इस तरीके से लाइन नजर आएंगे, इनको जेड लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? जेड लाइन। और दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट होता है ना, दो जेड लाइन के बीच का पार्ट होता है, इसको सार्कोमियर बोलते हैं। बिटवीन टू जेड लाइन, सेम ऐसे क्वेश्चन आया हुआ, जेड लाइन, दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। इट इज अ फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। फंक्शनल यूनिट क्यों बोला? क्योंकि एक्चुअली में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इनके कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है जेड लाइन पास और दूर आ रहे हैं, इन हर जेड लाइन पास और दूर आ रही है, और इन जेड लाइन से जुड़े होते हैं, इन जेड लाइन से जुड़े होते हैं छोटे छोटे थिन फिलामेंट। समझने की कोशिश करना, ठीक है। और इनके बीच में होते हैं थिक फिलामेंट, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसमें ये थिक फिलामेंट थिन फिलामेंट के संग ओवरलैपिंग करते हुए नजर आएंगे,
ओवरलैपिंग करते हुए नजर आएंगे, ओवरलैपिंग करते हुए नजर आएंगे, ओवरलैपिंग करते हुए नजर आएंगे, समझना, ओवरलैपिंग करते हुए नजर आएंगे और ओवरलैपिंग करते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है मायोफाइब्रिल का, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर ध्यान से देखो तो आपको कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ठीक है। ये तो एक्टिन फिलामेंट हो गए, एक्टिन थिन होते हैं, और ये बीच वाले मायोसिन हो गए, ये थिक होते हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखोगे तो यहां कुछ बैंड ऐसे नजर आ रहा है, एक एक दिखा रहा हूं मैं आपको ऐसे, ठीक है भाई। यहां ध्यान से देखो, आपको लाइट बैंड नजर आएगा, लाइट, क्योंकि ओनली एक्टिन फिलामेंट दिख रहे हैं। ये मोर डार्क है, मोर डार्क, क्योंकि यहां पर एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यहां ओनली एक्टिन है। फिर ध्यान से देखोगे यहां से यहां तक आपको ओनली और ओनली मायोसिन दिख रही है, मायोसिन। तो डार्क है पर मोर डार्क नहीं बोलेंगे क्योंकि थिक फिलामेंट है, क्योंकि यहां ओनली और ओनली मायोसिन है। फिर से ध्यान से देखोगे यहां एक्टिन और मायोसिन दोनों दिख रहे हैं, मोर मोर डार्क, एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों दिख रहे हैं। फिर ध्यान से देखोगे यहां से यहां तक आकर के ओनली एक्टिन दिख रही है, लाइट बैंड, ओनली एक्टिन है। यानी अगर आप मायोफाइब्रिल में देखोगे तो आपको लाइट, मोर डार्क, लेस डार्क, फिर मोर डार्क, फिर लाइट, फिर मोर डार्क, लेस डार्क, मोर डार्क, फिर लाइट, यानी लाइट और डार्क बैंड है, ठीक है। लाइट तो लाइट ही है, पर डार्क में आपको सिमिलरिटी नजर नहीं आ रही। डार्क में कुछ पार्ट ऐसा है जो एक्टिन और मायोसिन की ओवरलैपिंग से बन रहा है, कुछ पार्ट ऐसा है जो ओनली और ओनली मायोसिन के मिलने से बन रहा है, ठीक है। आप समझ रहे हो, इसीलिए डार्क में सिमिट्री नहीं है, ठीक है। डार्क में सिमिट्री नजर नहीं आ रही, पर लाइट में सिमिट्री नजर आ रही है। तो लाइट डार्क कॉम्बिनेशन की वजह से इनको हम बोलते हैं स्ट्राइटेड मसल्स। क्या बोलते हैं इनको? स्ट्राइटेड। ये अपीयरेंस है ना, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस है, ये स्ट्राइटेड बोल सकते हो। इसकी वजह से इनको स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड बोलते हैं, स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड। स्ट्राइटेड या स्ट्राइप्ड बोलते हैं क्योंकि यहाँ लाइट और डार्क बैंड का अरेंजमेंट नजर आता है। जेड लाइन एक्चुअल में मसल्स के पिलर्स हैं जिनसे एक्टिन फिलामेंट जुड़े होते हैं और एक्टिन से मायोसिन जुड़ा फिलामेंट जुड़े होते हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल, दिखा देता हूं फंक्शनल क्यों, फंक्शनल इसलिए बोल रहे हैं, अरे नहीं, अरे अरे कहाँ गया मेरे भाई? एक मिनट, एक डायग्राम था थोड़ा सा, अच्छा सार्कोमियर ये रहा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, समझना होगा इसको। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इट इज द जेड लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन, जेड लाइन समझ में आ गई? जो ब्लू कलर के प्रोटीन्स दिख रहे हैं आपको, ब्लू कलर के प्रोटीन्स दिख रहे हैं, ये एक्टिन फिलामेंट है। सेंटर में मैंने थोड़ा थिक फिलामेंट दिखाए हैं, ये मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे मायोसिन तो अपनी जगह स्टेबल है, जेड लाइन पास आ रहे हैं, जेड लाइन दूर जा रहे हैं, जेड लाइन पास आ रहे हैं, जेड लाइन दूर जा रहे हैं, जेड लाइन पास आ रहे हैं, जेड लाइन दूर जा रहे हैं।
तो जेड लाइन का मूवमेंट हो रहा है तो एक्चुअल में एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर मूव कर रहे हैं, मायोसिन मूव नहीं कर रहे। एक्टिन फिलामेंट मूव ओवर मायोसिन, ध्यान से देखो, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर मूव कर रहे हैं, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर मूव कर रहे हैं। क्लियर है बिल्कुल, यहां मूवमेंट एक्टिन फिलामेंट का हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि मूवमेंट थिन फिलामेंट का हो रहा है, ये स्टेबल करते बीच वाले पार्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। थिन फिलामेंट थिक फिलामेंट के ऊपर मूव कर रहे हैं, और दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है, दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है, इसको सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया, इसको सार्कोमियर बोलते हैं। इट इज अ पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन, इट इज अ पार्ट बिटवीन टू जेड लाइन। क्लियर है बिल्कुल। अब इसके अंदर आपको बैंड समझने होंगे भाई। ए बैंड, ए का मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक। आई बैंड, आई का मतलब होता है आइसोट्रोपिक, समझाऊंगा मैं आपको। एम लाइन क्या होती है और एच जोन क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करूंगा पहले मैं रिटिन में, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी का डायग्राम ही मैंने कट किया इसलिए जिससे कि आपको एकदम क्लियरिटी रहे, ठीक है, एकदम क्लियरिटी रहे, क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए बातें। जेड लाइन, जेड लाइन, और दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। सार्कोमियर, दो जेड लाइन के बीच के पार्ट को हम बोलते हैं सार्कोमियर, ठीक है। क्लियर बिल्कुल। अब समझना, अब समझना होगा। अब सेंटर में ध्यान देखो, अब यहां देखो, यहां सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिन नजर आ रहे हैं, ओनली एक्टिन फिलामेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ध्यान से दिखाऊं आपको, कुछ है, ये नजर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको बीच में क्या दिख रहा है, ओनली एक्टिन फिलामेंट दिखेंगे इन दोनों के बीच में, जेड लाइन और एक्टिन फिलामेंट। जेड लाइन प्रेजेंट बिटवीन आई बैंड, समझना, यहां इसको बोलते हैं आई बैंड, क्या बोलते हैं इसको, आई बैंड, आई बैंड, ठीक है। आई बैंड में सिर्फ एक्टिन फिलामेंट होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आपको एक्टिन और मायोसिन दोनों दिख रहे हैं, यानी ओवरलैपिंग हो रही है, ओ बैंड। बीच में देखो, बीच वाले पार्ट को, बीच में सिर्फ और सिर्फ मायोसिन मिल रही है, एच जोन। क्या होती है समझाऊंगा अभी। फिर आपको एक्टिन और मायोसिन दोनों मिल रहे हैं, यानी ओवरलैपिंग हो रही है, ओ बैंड। और फिर आपको ओनली और ओनली एक्टिन दिख रहे हैं, आई बैंड। समझना अच्छी तरीके से। और एक्चुअल में अगर मैं आपसे कहूं तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है जिसमें ओ एच और ओ नजर आ रहे हैं, ये पूरी की पूरी ए बैंड है, ए बैंड। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक। आई का मतलब क्या होता है, आइसोट्रोपिक। समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। ए का मतलब क्या है और आई का मतलब क्या है। आई माने होता है, आई माने होता है आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मतलब समान। ए का मतलब क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक, एन आइसोट्रोपिक असमान, यानी आई बैंड समान है, यानी यहां पर ओनली आपको एक्टिन देखने को मिल रहे हैं, समझ रहे हो, और इसके अंदर सिर्फ एक्टिन देखने को मिल रहे हैं, थिन फिलामेंट। जबकि ये असमान है ए बैंड, क्यों, क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग जोन भी है, इसमें एच जोन भी है, और फिर ओवरलैपिंग आ गई, ठीक है। आप समझना मेरी बात, ओवरलैपिंग जोन के अंदर आपको एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों मिल रहे हैं, एच जोन के अंदर आपको ओनली मायोसिन मिल रही है, ओवरलैपिंग के अंदर फिर से आपको एक्टिन प्लस मायोसिन। यानी यहां पर समझना, ये तो लाइट बैंड हो गया, लाइट,
ये पूरा डार्क बैंड है। कौन सा बैंड है? डार्क बैंड। डार्क, पर डार्क में समानता नहीं है। मोर डार्क, लेस डार्क, मोर डार्क। डार्क समान नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक, असमान। डार्क है पर एनाइसोट्रोपिक, असमान। ठीक है, तो एक्चुअल में ए बैंड की अगर मैं बात करूं, ए बैंड होता क्या? इट इज अ लेंथ ऑफ मायोसिन। लेंथ ऑफ मायोसिन। मायोसिन की जो लेंथ है वो ए बैंड है। ठीक है, जो एन आइसोट्रॉपिक है, असमान है, डार्कनेस में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। आई, समझना मेरी बात, ये थिन है, ये थिक है, पर थिकनेस भी इसकी अलग है। मोर, लेस, मोर। समझ में आया? आई बैंड और ए बैंड। आई का मतलब आइसोट्रॉपिक और ए का मतलब एनाइसोट्रॉपिक। ठीक है, ओ का मतलब ओवरलेपिंग और एच का मतलब नॉन ओवरलेपिंग। ठीक है, एच को क्या बोलते हैं? ओ को क्या बोलते हैं? ओ लिख लो, ओ, ओवरलेपिंग। ओवरलेपिंग बैंड। और एच मतलब होता है, एच हैंसन। हैंसन जून साइंटिस्ट का नाम था। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, नन, क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, नन ओवरलेपिंग पार्ट बिटवीन ए बैंड। ए बैंड के बीच का वो पार्ट जो ओवरलेपिंग नहीं होता, ओवरलेप नहीं करता, उसको हैंसन, हैंसन जोन बोलते हैं। ओ ओवरलेपिंग वाला पार्ट हो गया। समझ में आया नहीं आया? ए, अब सारे बात क्लियर होंगे। ए आई बैंड क्या होता है, ए बैंड क्या होता है, ओ क्या होता है और एच क्या होता है। इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई भी डाउट है बेटा इसके अंदर? किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर? ठीक है, और सेंटर में एक लाइन, सेंटर में एक लाइन और होती है, अभी बताया था मैंने, एम लाइन बोल देते हैं इसको, एच बैंड के सेंटर में। एम लाइन। ठीक है, एम लाइन प्रेजेंट बिटवीन, ऐसे ध्यान रखना। एम लाइन पे क्वेश्चन आएगा, जेड लाइन पर क्वेश्चन आएगा। प्रेजेंट बिटवीन एच जोन, प्रेजेंट बिटवीन आई बैंड। ये क्वेश्चन आते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते, तो हर चीज में लिख रहा हूं। ठीक है, आई बैंड के बीच में होती है जेड लाइन और एच जोन के बीच में होती है एम लाइन। ठीक है, और इनको आप एक्टिन बोलोगे, समझ आई चुका होगा। और जो मिड वाला पार्ट दिख रहा है इसको मायोसिन बोलोगे, मायोसिन। एक्टिन थिन फिलामेंट होते हैं और मायोसिन थिक फिलामेंट होते हैं। ए का मतलब एन आइसोट्रोपिक, ठीक है, और आई का मतलब आइसोट्रोपिक। और अगर मैं एक सार्कोमियर के फॉर्मूले की बात करूंगा, सार्कोमियर इज इक्वल टू क्या होता है, यहां लिखता हूं मैं, सार्कोमियर इज इक्वल टू आधा आई बैंड सार्कोमियर में आता है, प्लस ए बैंड पूरा आता है, फिर आधा आई बैंड आता है। इसके मिलने से सार्कोमियर बनता है। ध्यान से देखो, एक सार्कोमियर में आधा आई बैंड आएगा, फिर ए बैंड पूरा आएगा, फिर आधा आई बैंड आएगा। इसके मिलने से सार्कोमियर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? यस या नो? मैं इतना जानता हूं, इतना समझाने के बाद भी अगर कोई बच्चा नो लिखता है ना, तो वो उस दौड़ में तो नहीं है, बस मस्ती करे। ठीक है, ओके, कि अपना बहुत 100% दे देता हूँ। ठीक है, मतलब कुछ बचता नहीं है कुछ। तो तुम्हारी क्लास के बाद 1 घंटे तक शायद मैं उठ नहीं पाऊंगा इस कमरे से, गले की हालत ये हो जाती है। ठीक है, अपना 100% दे रहा हूँ, 100%। ठीक है,
मतलब अपनी एनर्जी का। कंटेंट का 100% कंटेंट तो बहुत हाई लेवल का होता है। तुम्हारा अभी साल हम सिर्फ नीट के पैटर्न से कंटेंट दे रहे हैं सारा का सारा। नीट 2024 क्रैक कराना हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। अभी ज्ञान देना मोटिव नहीं है, ज्ञान आफ्टर सिलेक्शन देंगे, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी विद एनिमेशन विद, समझ रहे हो, बीएमएस मतलब ब्रेन में सेट करके देंगे। अभी यही फोकस है, ठीक है। आप समझ रहे हो। अब बताओ मुझे यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अब जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जेड लाइन पास आएंगे, जेड लाइन पास आएंगे। तो क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि ड्यूरिंग कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स क्या क्या कंडीशंस होंगी। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो समझने की कोशिश करने पड़ेंगे, अब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यहां पर, है ना। मान लो एक जेड लाइन है, ये दूसरी जेड लाइन है, ठीक है। समझना मेरी बात। एक जेड लाइन और दिखाता हूं थोड़ा पास करके, जेड लाइन थोड़ी सी पास आती है, ठीक है। जेड लाइन और पास आती है, ओहो। जेड लाइन और पास आती है, ठीक है। ये जेड लाइंस हैं, समझने की कोशिश करना। इन जेड लाइन से जुड़े हुए हैं एक्टिन फिलामेंट, इन जेड लाइन से जुड़े हुए हैं एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। और इनके बीच में है मायोसिन फिलामेंट, अच्छा थोड़ा सा। देखो ये स्ट्रक्चर आएगा, समझने की कोशिश करना। अभी फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में जेड लाइन, ये जेड लाइन है, जेड लाइन है, ठीक है। यहां पर ये ओवरलैपिंग करने की कोशिश हो रही है, ये ओवरलैपिंग कर रही है, ये ओवरलैपिंग। अभी रिलैक्स कंडीशन है, ठीक है। अब धीरे धीरे जेड लाइन और पास आ रही है, जेड लाइन पास आ गई, जेड लाइन पास आती जाएगी तो ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बढ़ गया ओवरलैपिंग वाला पार्ट। जेड लाइन और पास आ जाएगी तो ओवरलैपिंग वाला पार्ट बिल्कुल एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, समझना मेरी बात। अब आपको ध्यान रखना है कौन सा कहां पर क्या है। यहां से यहां तक ओ बैंड है, यहां से यहां तक आई बैंड है, समझना। यहां से यहां तक नन ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, एच बैंड है। फिर यहां से यहां तक फिर से ओ बैंड आ जाएगा और ये नीचे वाला आई बैंड आ जाएगा, आई। क्लियर है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जेड लाइन पास लेकर के आओ तो आई बैंड कम हो रहा है या बढ़ रहा है, जरा बताओ। और ओ बैंड कम हो रहा है या बढ़ रहा है। एच बैंड पर क्या इफेक्ट आया, ओ बैंड पर क्या आया और आई बैंड पर क्या आया, जरा बताओ, अपने आप ही बताओगे, ठीक है। आई पहले से कम हुआ, ओ पहले से बढ़ गया, एच पहले से कम हुआ, ओ पहले से बढ़ गया और आई पहले से और कम हो गया। जब और जेड लाइन पास लाओगे तो अब यहां पर समझना, और पास लाए हो, आई बैंड गायब, रिड्यूस हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक है। बीच में हल्की सी एक लेयर दिखा सकते हो, हल्की सी एक लेयर दिखा सकते हो। आई बैंड बिल्कुल रिड्यूस हो गया, बिल्कुल गायब सा ही हो गया, रिड्यूस का मतलब है गायब ही हो गया, आई बैंड तो बिल्कुल गायब हो गया,
ठीक है, ओवरलैपिंग वाला पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पूरा ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, क्योंकि एच बैंड गायब हो चुका है और आई बैंड। ठीक है, कंडीशन समझ में आ रहा है ना? यानी जैसे जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती जा रही है, लेंथ ऑफ सार्कोमियर बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है। लेंथ ऑफ आई बैंड बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है। लेंथ ऑफ एच जोन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन पर डिसअपियर। एम लाइन भी गायब हो गई, डिसअपियर, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन की बात चल रही है। ठीक है, लेंथ ऑफ ओ बैंड बढ़ रही है, ए बैंड अनचेंज। ओ बैंड ए बैंड अनचेंज क्यों है? क्योंकि ए बैंड का मतलब है लेंथ, ए का मतलब क्या? ए इन तीनों के मिलने से बनता है ए का मतलब है लेंथ ऑफ, ए का मतलब है लेंथ ऑफ मायोसिन। मायोसिन की तो लेंथ कमी नहीं हो रही ना, मायोसिन तो वहीं की वहीं है, तो अनचेंज। मायोसिन की लेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अनचेंज। समझ में आया नहीं आया? ये क्वेश्चन बनेंगे। अब इसी चीज को आप यहां देख सकते हो, अच्छी तरीके से देखोगे। ठीक है, धीरे धीरे देखो, आई बैंड कम हो रहा है, आई बैंड कम हो रहा है, ओवरलैपिंग पार्ट बढ़ रहा है, ओवरलैपिंग पार्ट बढ़ रहा है, एच जोन कम हो रही है। एच जोन जब पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी ना, तो एच जोन डिसअपियर हो जाएगी। समझ रहे हो? लेंथ ऑफ सार्कोमियर कम हो रही है, जेड लाइन पास आ रही है। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, लगनी चाहिए जबरदस्त आग। हाँ 45 हो रहे हैं, टाइम दिख रहा है मुझे। कल छुट्टी नहीं है, प्रिपरेशन लीव है भाई, परसों एग्जाम है, नीट का एग्जाम। आप समझ रहे हो? कल छुट्टी नहीं है, परसों नीट का एग्जाम है आपका। ठीक है, और मंडे को आपका क्लास, मंडे का शेड्यूल थोड़ा लेट होगा। अच्छा, मंडे को मॉर्निंग, मंडे को शायद थोड़ा शेड्यूल लेट होगा। ठीक है, कल का तो है प्रिपरेशन लीव है आपका। ठीक है, ये कंफर्म है। कल आपको दब के तैयारी करनी है। ठीक है, समझ रहे हो? 2 चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं। ठीक है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा करा दिया है मैंने विद एनसीईआरटी, और सर्कुलेटरी सिस्टम विद एनसीईआरटी पूरा करा दिया है। ठीक, एनसीईआरटी आपकी पूरी पूरी है, थ्योरी आपके पास पूरी है, बस आपको डट के मेहनत करनी है। एक बार एनसीईआरटी और नोट्स फिर से पढ़ोगे, जितनी डीबीपी मिल चुकी है उनमें जो आपको डाउट्स आए थे उनको एक बार फिर से सर्किल दोबारा से एनसीईआरटी हो जाने के बाद चेक करोगे। ठीक है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे के आओगे। ठीक है, ओके, तो आज इतना ही रखेंगे। यहां तक का पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है, यहां तक का पार्ट हमारा फिनिश हो चुका है, मसल्स वाला पार्ट। अच्छा, एनसीईआरटी का एक डायग्राम और है, ये देख लेना, ये नीट में एक बार क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी के डायग्राम पर। ये रिलैक्स कंडीशन है, ये कॉन्ट्रैक्टिंग हो रही है और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है। रिलैक्स कंडीशन में आपको ओ जोन दिख रही है। ठीक है, कम हो गई, कम हो गई, अब गायब हो गई, गायब हो गई। ठीक है, तो क्या होता जा रहा है? जेड लाइन पास आती जा रही है, जो मैंने डायग्राम दिखाया है वो यहाँ दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज ये वाला पार्ट पूरा होता है बेटा। कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एम्स वगैरह के हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है आज, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कुछ ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आप कर लेना इनको। अगले लेक्चर के अंदर मैं सारे क्वेश्चन इस वाले टॉपिक के और अगले के मिक्स करके एक साथ दूंगा। ठीक है, लगभग 15 क्वेश्चन दूंगा अगले वाले उसके अंदर। ठीक है, आज तो कुछ जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे टॉपिक से रिलेटेड वो डाल दिया है मैंने, रिमेनिंग अगले लेक्चर में आपको एक साथ दूंगा। ठीक है, तो बेटा आज तय रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी मसल्स वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इनका इंटरनल स्ट्रक्चर और चलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स और मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे हो? यानी अगले लेक्चर के अंदर मान के चलो मसल्स वाला पार्ट एंड है। ठीक है, समझ रहे हो? और फिर अगले 2 या 3 लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, उनके अंदर हम स्केलेटल सिस्टम विद एक्सपेरिमेंट विद सब कुछ जबरदस्त तरीके से एक एक हड्डी एक एक जॉइंट आपकी ब्रेन की लाइब्रेरी में परमानेंट सेट करेंगे। सोते से भी कोई पूछेगा एक एक हड्डी का और एक एक जॉइंट का नाम बताओगे आप, ये गारंटी है, ये गारंटी है। ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। हाँ ध्यान रखना, ठीक है, परसों हम आ रहे हैं पटना। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, भूल मत जाना इसलिए। ठीक है,
मिलने आ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, हम और आप दोनों ही मिलने आ रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं और जबरदस्त आग लगाते हैं, ठीक है, बाय बेटा, अब मिलते हैं।